बेटी की पसंद संभालने वर्सेस सास की पसंद निकली बिगाड़ने वाली। मैंने तुझे समझाया था ना कि इस घर में अगर बहू आएगी तो मेरी ही पसंद की आएगी, फिर भी। वरुण अपनी गर्लफ्रेंड किरण से शादी करने के बाद अपने घर आया है और हॉल में खड़ा हुआ पूरा परिवार वहां मौजूद है। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। निकम्मे, नकारा, बदतमीज, बदजुबान, वाहियात, एहसान फरामोश कमीने, तूने आज साबित कर दिया कि तेरी नजर में माँ की कोई अहमियत नहीं है। न जाने कौन है ये चुड़ैल जो तेरे लिए तेरी माँ से भी ज्यादा जरूरी हो गई। सावित्री जी ऐसा कहकर वरुण और उसकी पत्नी किरण को चार चार चमाटे मारती हैं और धक्का दे देती हैं। लेकिन क्यों? आखिर क्यों एक माँ अपने ही बेटे और बहू को इस तरह मार रही थी? क्यों ही उनके बेटे ने उनकी मर्जी के बिना शादी करी थी? ये जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। 1 महीने पहले सावित्री जी अपने बड़े बेटे आर्यन के लिए लड़की देखने गई थी। उन्होंने माया को पसंद किया। मम्मी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं और मुझे लगता है कि यह लड़की हमारे परिवार में फिट नहीं होगी। देख आर्यन, शादी तो तेरी उसी लड़की से होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी मेरी पसंद की लड़की से होगी। देख कितनी अच्छी लगती है, पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है। सावित्री जी ने आर्यन की एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उसकी शादी माया से करवा दी। घर के कोने में खड़ा वरुण ये सब देख रहा था। उसके मन में दहशत बैठ गई। अगर माँ भाई के साथ इतनी जोर जबरदस्ती कर रही हैं तो मेरी तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। माँ हमें कभी एक नहीं होने देंगी। माया बड़ी बहू बनकर घर आई। सावित्री जी बहुत खुश थीं कि उन्हें उनकी पसंद की बहू मिली है। गृह प्रवेश के बाद अगले दिन पहली रसोई की रस्म थी। मैंने थोड़ी ना सोचा था कि ये इस जॉइंट फैमिली में आकर मुझे पूरे कुनबे का खाना बनाना पड़ेगा। यहाँ कोई ढाबा खुला है क्या? तभी मुस्कान किचन में पानी लेने आती है। भाभी, थोड़ा पानी दे दो ना। अपने आप नहीं ले सकती हो क्या? हाथ पैर नहीं है क्या तुम्हारे? मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे माया, क्या हुआ? मुस्कान क्यों रो रही है? अरे मम्मी जी, मैंने तो बस प्यार से ही बोला था कि उसे अपना काम खुद करना चाहिए। अब इतना भी नहीं बोल सकती क्या मैं? चुप हो जा। माया ठीक कह रही है, वो तेरी भाभी है, उसका इतना हक तो बनता ही है। किचन में माया का पारा चढ़ा हुआ था। उसे खाना बनाना बोझ लग रहा था। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और जोमेटो से शहर के सबसे महंगे होटल से खाना ऑर्डर करके खाने को घर के बर्तनों में सजा दिया। वाह माया, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बिल्कुल मेरी पसंद की बहू है तू। हाँ मम्मी जी। लेकिन मम्मी, टेम्पटेशन के खाने का टेस्ट आ रहा है इसमें। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये खाना माया ने घर में बनाया है। जैसे ही आर्यन माया के बारे में कुछ कहता है, सावित्री जी का पारा चढ़ जाता है। भगवान ने जुबान दी है ना तो उसे स्वाद ले, अपनी जुबान को बेकार मत चला। माया के लिए सावित्री जी का प्यार अपने बेटों के मुंह से ज्यादा देखकर वरुण अपने कमरे में अकेला बैठा पसीने से तरबतर हो रहा था। आर्यन की शादी में माँ का तांडव देखकर उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे गई थी। नहीं, मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर मैंने किरण के बारे में बताया तो माँ उसे जीते जी चला देंगी। मुझे किरण को भूलना होगा। वरुण अभी हार मानने ही वाला था कि तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। किरण का फोन था। वरुण ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो किरण, देखो मुझे कुछ कहना है। वरुण, मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। आज मैंने टेस्ट किया, वरुण मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? तेरे की गई भैंस पानी में। अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। वरुण का सिर चकराने लगा। एक तरफ माँ का खौफनाक थप्पड़ था और दूसरी तरफ किरण और उसके आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी। उसे समझ आ गया था कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। किरण सुनो, मेरी माँ ने भाई के साथ जो किया वो देखकर मुझे यकीन हो गया है कि वो हमें कभी नहीं अपनाएंगी। हमें अभी के अभी भागकर शादी करनी होगी। तुम हॉस्टल में ही हो ना? अपना जरूरी सामान पैक करो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वरुण, भागकर माँ जी को पता चला तो? माँ से बाद में निपटेंगे किरण। अभी तुम्हारे और बच्चे के सम्मान की बात है। अगर हम आज नहीं भागे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। वरुण चुपके से घर से निकला। मंदिर में उसने भगवान के सामने किरण की मांग में सिंदूर भरा और आज वो अपनी माँ के सामने हॉल में खड़ा था। एहसान फरामोश, तुझे क्या लगा था कि तू चोरी छिपे शादी कराएगा और मैं आरती उतारूंगी? इस उल्टा ने ऐसा क्या जादू कर दिया तुझ पर? माँ, किरण अब मेरी पत्नी है। आप इसे जो कहना है कहिए, पर ये इसी घर में रहेगी। अच्छा, तो अब जुबान भी चलाना सीख गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस घर में बहू आएगी तो मेरी पसंद की आएगी। सावित्री जी फिर से किरण और वरुण पर थप्पड़ों की बारिश करना शुरू कर देती हैं। तभी, अरे रुक जाओ भाग्यवान, अपना ही बेटा है और अब तो शादी होके लड़की घर आ गई है। क्या मार कर दम लोगी?
हाँ सावित्री, और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ माँ, दादी और पापा सही कह रहे हैं। आप शांत हो जाओ और कमरे में चलो, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। आर्यन अपनी माँ को शांत करके उनके कमरे में ले जाता है। तभी दूर खड़ी उसकी पत्नी माया। चलो अच्छा है, ये इसको तो मैं नौकरानी बना के रखूंगी। अच्छा है, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। वाह देवर जी, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। अगली सुबह किरण जल्दी उठी और रसोई में जाकर उसने बड़ी लगन से ससुर जी के लिए करेले की सब्जी, दादी के लिए नरम खिचड़ी, वरुण के लिए पनीर और सबके लिए खीर बनाई। शायद आज सब साथ बैठकर खाना खाएंगे तो माँ जी का गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा हुए। ये क्या तमाशा है, 1 2 3 4 तरीके की सब्जियां और ये खीर, इसमें कितना घी और दूध फूका हुआ है तूने। माँ जी वो पहली रसोई थी तो सोचा सबकी पसंद का कुछ बना लो। चुप कर, तूने तो 1 महीने का राशन 1 दिन में खत्म कर दिया। ऐसी फुहड़ बहू आई है घर में कि 2 दिन में हमें कटोरा पकड़ा देगी। घी ऐसे डाला है जैसे तेरे बाप के घर में डेयरी चलती हो। सावित्री जी के कड़वे शब्द सुनकर सबका मन खट्टा हो गया और एक एक करके सभी बिना खाना खाए अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने तो सब कुछ जोड़ने के लिए खाना बनाया था। किरण ने आंसू पोंछे और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और एक एक करके सबके लिए थाली सजाने लगी। दादी मैं आपके लिए खिचड़ी और दही लाई हूँ, गर्मा गर्म खा लीजिए। नहीं बहू, मेरा मन नहीं है खाने का। दादी ये मेरी पहली रसोई है, अगर आप ही आशीर्वाद के रूप में 2 निवाले नहीं खाएंगी तो मेरी रसोई अधूरी रह जाएगी। जीती रहे बहू, तू ही इस घर को संभालने वाली बहू है। पार्वती जी को खाना खिलाकर किरण अपने ससुर जी के कमरे में गई। पापा जी खाना खा लीजिए। माँ जी का गुस्सा अपनी जगह पर है, पर आपकी सेहत अपनी जगह पर। आप खाना नहीं खाएंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। सचमुच वरुण ने हीरा चुना है। इसके बाद किरण नंद के कमरे में जाती है। मुस्कान, ये लो तुम्हारा पास्ता और पराठा। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हो, मम्मी ने फालतू में आपको डांटा। सबको खाना खिलाकर किरण बड़े प्यार से माया के लिए थाली सजाकर ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरा खोलती है वो दंग रह जाती है। माया बेड पर पहले से ही भरी हुई थाली चटकारे लेकर खा रही है। भाभी आपने खाना खा लिया, मुझे लगा माँ जी के गुस्से की वजह से आपने खाना नहीं खाया होगा। तो क्या तुम्हारी वजह से मैं भूखी मर जाऊंगी? घर में कलेश तुम करो और मैं भूख हड़ताल करूं? किरण माया की जली कटी सुनकर वापस रसोई में आती है। उसने तुरंत ही 2 टिफिन पैक किए और घर के पुराने नौकर रामू काका को बुलाया। काका ये टिफिन आर्यन भैया और वरुण को ऑफिस दे आई है। रामू काका टिफिन ऑफिस में देकर आते हैं। उसमें सॉरी की पर्ची भी होती है। ऑफिस में, भैया किरण ने टिफिन भेजा है, उसने माफी भी मांगी है। वरुण तुम्हारी पत्नी वाकई घर को जोड़ना जानती है। माँ की डांट के बाद भी उसने सबकी फिक्र की। किरण ने एक अच्छी बहू की तरह पूरे परिवार का पेट भर दिया था। शाम को जब वरुण ऑफिस से घर लौटा तो किरण हाथ में पानी का गिलास लेकर कमरे में आई। उसने देखा कि वरुण अपनी आंखें बंद किए सिर दबा रहा है। किरण चुपचाप उसके पास बैठी और हल्के हाथों से उसका सिर दबाने लगी। किरण तुम भी तो थक गई होगी ना, ससुराल में पहला दिन और सास के ताने सुनकर। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद किरण चाय लेकर आई। वरुण ने चाय पी और फिर किरण को अपनी बाहों में भरकर धीरे से किरण के माथे को चूमा। वरुण का हाथ अनजाने में किरण के पेट पर चला गया। किरण मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ तुम्हें इस घर की बहू मानने को तैयार नहीं है। चाय? क्या मैं तुम्हें यहाँ की नौकरानी लगती हो? आर्यन खुद जाओ और जाकर बना लो, अभी अभी मैंने मैनिक्योर करवाया है। माया मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ, क्या 1 कप चाय भी ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, जाओ यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत करो। आर्यन उदास होकर रसोई में जाता है। वो चाय बनाने के लिए बर्तन निकाल ही रहा होता है कि तभी किरण वहां आ जाती है। भैया आप किचन में क्या कर रहे हैं? वो बस चाय बनानी थी किरण, सिर में बहुत दर्द है। भैया आप जाके आराम कीजिए, मैं अभी कड़क अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। शुक्रिया किरण। किरण जैसे ही चाय लेकर आर्यन के पास गई, माया तुरंत सावित्री जी के पास गई और रोने का नाटक करने लगी। मम्मी जी देखिए क्या हो रहा है इस घर में, ये किरण तो हदें पार कर रही है। क्या हुआ माया, क्या किया इस कलमोही ने? मम्मी जी ये किरण मेरे पति को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। हे किरण अपनी हद में रह, माया की जगह लेने की कोशिश मत कर। नहीं माँ जी, भैया का सिर दर्द था इसलिए बस। चाय रख और बाहर निकल, मेरे बेटे को वश में करने के सपने भी मत देख। किरण फिर से अपनी सास के उल्हाने सुनती है। अगली सुबह 5 बजे किरण उठ चुकी थी। हॉल में ससुर जी अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर बैठे थे। डॉक्टर ने उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ बताया था। पापा जी आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर ने जो जो परहेज बताया है मैं वैसे ही खाना बनाऊंगी। जीती रह बहू, इस घर में कम से कम किसी को तो मेरी सेहत की फिक्र है। माया ये सब कोने में खड़ी देख रही थी। वो तुरंत सावित्री जी के पास गई।
मम्मी जी देख रही हो आप, ये कैसे पापा जी की चमचागिरी कर रही है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी रसोई और मेरे पति का खाना ये तय करेगी। सावित्री जी रसोई में पहुंची जहां किरण काम कर रही थी। हे महारानी, तूने क्या समझ रखा है कि मैं अपने पति के लिए खाना भी नहीं बना सकती हूँ? तू हमें नीचा दिखाना चाहती है ना? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। चुप कर, मुझे सब समझ आ रहा है। कल तू माया और आर्यन में फूट लगवा रही थी और आज मेरे और इनके बीच। तुझे तो मैं इस घर से निकाल कर रहूंगी। सावित्री जी और माया गुस्से में वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद किरण आर्यन भैया के लिए दाल बाटी, वरुण के लिए उसकी पसंद की दाल मखनी, मुस्कान के लिए पास्ता और ससुर जी और दादी के लिए बिना तेल की उबली सब्जियां और रोटी बनाकर तैयार करती है। वाह, ये दाल बाटी, आज तो मजा आ गया। और ये दाल मखनी, वाह किरण, तुम तो जादूगर हो। हाँ हाँ, जादूगर ही तो है, तभी तो तुम सबको अपने वश में कर लिया है। मम्मी जी सही कह रही है, इसका ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। सास और जिठानी की बातें सुनकर किरण ने चुपचाप सबको खाना परोसा। माया उस दिन के बाद हर रोज किरण को नीचे दिखाने की कोशिशों में लगी रहती। घर में आज चहल पहल है। सावित्री जी के मायके से उनकी बहन भाई आए हैं। किरण रसोई में पसीने से तरबतर होकर शाही पनीर, दाल मखनी और पुलाव तैयार करती है। जैसे ही मेहमान हॉल में बैठते हैं, किरण उन्हें पानी देने के लिए बाहर जाती है। बहुत अच्छी बनती है ना तू, अब देख तेरे हाथ के इस स्वाद को मैं कैसे जहर बनाती हूँ। माया दबे पांव रसोई में घुसती है। वो पनीर की सब्जी में मुट्ठी भर नमक और दाल में ढेर सारी लाल मिर्च उड़ेल देती है। थोड़ी देर बाद मेज पर खाना सजाया गया। रागिनी जी ने जैसे ही पनीर का पहला निवाला लिया, उनका चेहरा लाल हो गया और वो खांसने लगी। अरे सावित्री, ये कैसा खाना बनवाया है? इसमें तो इतना नमक है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। और दाल, ये दाल है या तेजाब? मेरी तो जीभ ही जल गई। अरे सावित्री, हमने सोचा था तेरी बहू के हाथ का स्वाद चखेंगे, पर ये तो खाना कम और सजा ज्यादा लग रही है। मेरी नाक कटवा दी इस उल्टा ने। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये घर बिगाड़ने वाली बहू है। नहीं माँ जी, मैंने तो सब चक्कर बनाया था, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मम्मी जी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि मैं मदद करवा देती हूँ, पर इसने मुझे धक्के मारकर रसोई से निकाल दिया। सावित्री मेहमानों के सामने ही किरण को एक जोरदार चांटा मारती है। बदतमीज, बेहया, बेशरम। समझाया था ना गलती ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन तू जाने कौन सी नाली का कीड़ा है। अरे सावित्री, रहने दे, मेहमानों के सामने मार पिटाई अच्छी नहीं लगती। बहू ही तो है। नहीं बहन, ये बहू नहीं, ये मेरे घर की बदकिस्मती है। ये मेरे बेटे की पसंद है, मेरी नहीं। किरण अपना गाल पकड़कर खड़ी रहती है और चुपचाप सबकी कड़वी बातें सुनती रही, जिसके बाद मेहमान वापस चले गए और सावित्री जी अपने कमरे में चली गई। तभी कितनी बेशरम हो ना तुम, अपनी इज्जत प्यारी है तो अभी चले जाओ यहाँ से। अभी मेरा भी ससुराल है और मेरी भी सास, आप फिक्र मत करो। किरण जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात को वरुण और किरण अपने कमरे में थे। किरण की कमर में असहनीय दर्द था, वो सीधा खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। माँ, अब बहुत हो गया, आप किरण से इतना काम क्यों करवाती हैं? क्या आपको नहीं दिख रहा है कि उसकी तो हालत ठीक नहीं है? क्या हुआ, 2 दिन काम कर लिया क्या, नखरे शुरू हो गए? नखरे नहीं है माँ, वो भी इंसान है। आप और माया भाभी ने इसे नौकरानी बना रखा है। चल चल, लुगाई का गुलाम, मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी है। सावित्री जी वरुण को चांटा मारकर अपने कमरे में चली जाती हैं। इससे माया की हिम्मत और बढ़ जाती है। अब जब भी माया की खाना बनाने की बारी आती, वो कोई ना कोई बहाना बना लेती। कभी कहती कि उसे पार्लर जाना है, कभी मंदिर का बहाना बनाती। वो चुपके से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती और घर के बर्तनों में सजा देती। घर के बुजुर्गों की सेहत बिगड़ने लगी। ससुर जी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और दादी सास को बदहजमी रहने लगी। पापा जी की सेहत खराब हो रही है, बाहर का खाना इनके लिए जहर है। भाभी प्लीज, आज से मैं ही खाना बनाऊंगी। चलो भला टली, मुझे तो वैसे भी इस रसोई की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। याद रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रसोई में तू खट रही है। किरण अपनी थकान और प्रेगनेंसी के दर्द को भूलकर चुपचाप रसोई संभालने लगी। शाम को जब वरुण ऑफिस से लौटा, उसने किरण को रसोई में पसीने से तरबतर देखा। किरण, तुम फिर रसोई में? माँ जी तो कह रही थी कि माया भाभी सारा काम कर रही हैं। नहीं वरुण, ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी मेरी बहुत मदद करती है, आप चिंता मत करिए। भाभी काम कर लेती हैं? मुझे तो विश्वास नहीं होता, पर अगर तुम कह रही हो तो ठीक है। किरण सुबह शाम सबकी पसंद का खाना बनाकर खिला रही थी। आज रात के 12 बज रहे हैं, पूरा घर सो चुका है, लेकिन वरुण बालकनी में लैपटॉप खोलकर बैठा हुआ है। किरण वहां धीरे से आती है, हाथ में ब्लैक कॉफी का मग है। वरुण, बहुत देर हो गई है, कॉफी पी लीजिए, सिर का दर्द कम होगा। शुक्रिया किरण, पर तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती आजकल। आप जाग रहे हैं तो मुझे नींद कैसे आएगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ।
अगले दिन सुबह किरण वरुण के ऑफिस जाने से पहले उसके कपड़े प्रेस करके रखती है और उसका पुराना फटा हुआ पर्स देखती है। वो चुपके से एक नया पर्स ऑर्डर करती है। जब वरुण सुबह तैयार होता है तो वो उसे नया पर्स देती है। अरे किरण, इसमें तो हमारी शादी की फोटो है। हाँ, ताकि जब भी आप ऑफिस में काम से परेशान हो इस फोटो को देखकर याद रखें कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ माया बेड पर बैठी दर्जनों शॉपिंग बैग्स खोल रही है और आर्यन को बिल दिखा रही है। माया, इस महीने वैसे ही बजट खराब है और तुम इतना खर्च कर रही हो। क्यों पूछूं? मैं इस घर की बड़ी हूँ, मेरा हक है। आर्यन थककर पास आने की कोशिश करता है और माया को गले लगाना चाहता है। उफ आर्यन, मेरा सिर मत खाया करो, काम करने दिया करो मुझे। फालतू की ये रोमांस वाली बातें मुझे पसंद नहीं है। एक तरफ किरण के कमरे में प्यार था तो माया के कमरे में नफरत। अगले दिन किरण सुबह 5 बजे उठकर वरुण के लिए अदरक वाली चाय और उसका टिफिन तैयार करती है। वरुण के जूते पॉलिश करके रखती है और उसके माथे पर तिलक लगाकर उसे विदा करती है। माया 10 बजे सोकर उठती है। आर्यन खुद अपनी शर्ट पर बटन टांग रहा होता है। माया, कम से कम नाश्ता तो बना देती। मम्मी को बोलो ना, मुझे सोने दो, मेरा ब्यूटी स्लीप खराब हो रहा है। आर्यन बेमन से भूखा ही ऑफिस चला जाता है। अगले दिन रविवार होता है और दोपहर में बारिश हो रही होती है। किरण और वरुण दोनों बालकनी में एक ही मग से चाय पी रहे हैं। किरण ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। वहीं आर्यन खिड़की के पास खड़ा बारिश देख रहा है और माया फोन पर अपनी माँ से चुगली कर रही है। दिन गुजरते हैं और आज घर में आर्यन की बुआ जी आई हुई हैं। किरण सुबह से रसोई में खट रही है जबकि माया सिर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में आराम कर रही थी। वाह सावित्री, क्या स्वाद है किरण के हाथ के खाने में। हाँ दीदी, जब राशन बिगड़ेगा तो स्वाद तो आएगा ही। सच कहूं तो सावित्री, तेरी किस्मत चमक गई। ऐसी बहू तो लाखों में मिलती है जो इतनी सेवा भावी और गुणी है। वरना तेरी बहू माया को देखो, हम आए तब से एक बार पानी तक नहीं पूछने आई। माया ये सब दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। जैसे बुआजी और मेहमान विदा हुए माया तूफान की तरह हॉल में आई। मम्मी जी, देखा आपने, इस गंवार किरण ने बुआ जी के कान कैसे भर दिए। बुआ जी सबके सामने मेरी बेइज्जती करके चली गई। अभी मैंने कुछ नहीं कहा। बुआ जी को खाना पसंद आया तो उन्होंने बस। चुप कर, मुझे पता है तू क्या चाहती है। तू चाहती है कि मम्मी जी मुझे इस घर से निकाल दे और तू यहाँ की अकेली मालकिन बन जाए। तूने बुआ जी को पट्टी पढ़ाई है ना, मैं काम नहीं करती। माया सही कह रही है, मेरी ननद के सामने मेरी बहू की बुराई करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। सावित्री जी एक बार फिर से किरण को जलील करती हैं। कुछ दिनों बाद सावित्री जी की शादी की एनिवर्सरी आने वाली है। वो अपनी अलमारी से खूबसूरत लाल बनारसी साड़ी निकालती हैं। माया देखो, ये साड़ी और ये मंगलसूत्र मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे मेरी शादी पर मिली थी, इस बार एनिवर्सरी पर यही पहनूंगी। मम्मी जी, आप इसमें किसी अप्सरा से कम नहीं लगोगी। उसी रात जब सब सो जाते हैं, माया दबे पांव सावित्री जी के कमरे में घुसती है। वो अलमारी से वो कीमती साड़ी और मंगलसूत्र निकाल लेती है। साड़ी को वो किरण के गंदे कपड़ों वाले लॉन्ड्री बैग में ठूंस देती है और एनिवर्सरी वाले दिन। मम्मी जी, आज तो आपकी एनिवर्सरी है, चलिए जल्दी से वो रेड वाली साड़ी निकालिए और वो अपना मंगलसूत्र पहनिए, आप पर बहुत जचेगा। अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरी साड़ी और मंगलसूत्र कहाँ है? हाय राम, मम्मी जी आपके कमरे में इससे चोरी, ये तो घर का कोई आदमी कर सकता है। चलिए मम्मी जी, आज पता करते हैं कि इस घर का असली चोर कौन है। तू सही कह रही है माया, वो घर बिगाड़ने वाली ही ऐसा कर सकती है। सावित्री जी और माया गुस्से में किरण के कमरे में पहुंचती हैं। ए किरण, कहाँ छुपाया है मेरा मंगलसूत्र और साड़ी? निकाल अभी। देखिए मम्मी, ये रहा आपका मंगलसूत्र और वो देखिए लॉन्ड्री बैग में आपकी साड़ी कैसे मरोड़ कर रखी है। बेशरम, मेरी सबसे प्यारी चीज पर हाथ साफ किया तूने। सावित्री जी पूरी ताकत से किरण को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं। किरण फर्श पर गिर जाती है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। सावित्री जी अपना सामान लेकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती हैं। देखा किरण, कितनी बेवकूफ हो तुम। दिन भर इस घर में नौकरानी की तरह खटती हो, सबकी गालियां सुनती हो और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? एक थप्पड़। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं अब तक तांडव कर देती, कम से कम अलग रहने की मांग तो करती। क्यों सह रही हो ये सब? भाभी कोई बात नहीं, माँ जी के प्यार पर और उनके थप्पड़ पर, दोनों पर मेरा हक है। और वो मेरी माँ जैसी है, अगर उन्होंने गुस्से में हाथ उठा लिया या 4 बातें बोल दी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किरण की बात सुनकर माया का चेहरा उतर जाता है। अब माया आर्यन के पास जाकर रोने का नाटक करती है और उसके कान भरती है। दूसरी तरफ वरुण अपनी पत्नी किरण की हालत देखकर टूट चुका है। वो देखता है कि किरण प्रेग्नेंट होने के बावजूद फर्श साफ कर रही है और उसे माँ उसकी डांट रही है। माँ बस कीजिए, अब आप अंधे हो गए हैं क्या? किरण सुबह 4 बजे से काम कर रही है, उसकी तबीयत खराब है, फिर भी आप इसे चैन से बैठने नहीं देती। और दूसरी तरफ भाभियां जो सिर्फ हुक्म चलाती हैं। तू अपनी माँ को अंधा कर रहा है उस कलमुही किरण के लिए? तू अपनी माँ की जुबान काट रहा है।
मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ माँ, इस घर में इंसानियत मर चुकी है। निकल जा यहाँ से, जा अपनी पत्नी की गुलामी कर, पर मेरी आंखों के सामने मत आना। थप्पड़ खाने के बाद वरुण चुपचाप किरण का हाथ पकड़कर कमरे में चला जाता है। वो उस दिन से अपनी माँ से बात पूरी तरह करना बंद कर देता है। वरुण जी, माँ से बात कीजिए ना, माँ का दिल दुखाना पाप है। नहीं किरण, जो माँ अपनी बहू की ममता और अपने बेटे की सच्चाई न देख सके, उनके मौन का इलाज सिर्फ मेरा खामोश रहना ही है। सावित्री जी को गुमान था कि उन्होंने अपनी पसंद की बहू माया को लाकर घर स्वर्ग बना लिया है। आर्यन भी माया से परेशान था। एक दिन, माँ मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। माया घर के काम नहीं करती, सारा बोझ किरण पर डालती है और मुझसे झूठ बोलती है। बस कर आर्यन, तू भी उस वरुण की तरह अपनी पत्नी की बुराई लेकर बैठ गया। माया मेरी पसंद है, वो गलत नहीं हो सकती। तू जा यहाँ से। माँ, आपने मेरी पसंद ठुकराकर अपनी मर्जी से मेरी शादी की। मैंने वो भी मान लिया। सोचा था आप मेरी बात समझेंगी, पर आपसे कुछ कहना बेकार है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी माँ। आर्यन उस दिन के बाद से माँ के पास बैठना और उनसे बात ही करना बंद कर देता है। अब माया जानबूझकर घर का नुकसान करने लगी थी ताकि कलह बढ़े। वो बाथरूम में नल खुले छोड़ देती, पूरा दिन एसी चलाकर छोड़ देती, और जब बिजली का बिल ज्यादा आता या पानी बर्बाद होता तो इल्जाम किरण पर डाल देती। अरे सावित्री देखो, रसोई में फिर गैस खुली रह गई थी और ये सब्जी इसमें इतना नमक है कि खाया ही नहीं जा रहा है। क्या तुम्हारी लाडली बहू को अकल नहीं है? आप हमेशा माया के पीछे क्यों पड़े रहते हो? उम्र हो गई है, जुबान पर लगाम रखिए। जिस घर की औरतें घर उजाड़ने पर आ जाएं, वहां मर्द की आवाज नहीं चलती। आज से मैं अपना बिस्तर बाहर वाले कमरे में लगा रहा हूँ। तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रहना अब दम घोटने जैसा है। ससुर जी ने सावित्री जी के कमरे में सोना छोड़ दिया। वो अब चुपचाप अपना वक्त बाहर के कमरे में काटते। सावित्री, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तू घर संभालने वाली समझ रही है, वही घर बिगाड़ने वाली है। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। दादी ने घर के किसी भी मसले में बोलना बंद कर दिया। वो बस अपनी माला जपती और आंखें बंद कर लेती। माया को अब घर में कोई टोकने वाला नहीं था। सावित्री जी हॉल में अकेले बैठी रहती। माँ जी, दूध पी लीजिए। चली जा यहाँ से, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू ही इस घर की जड़ काट रही है। किरण चुपचाप गिलास लेकर लौट जाती है। उसी समय मुस्कान अपनी कॉलेज के एक दोस्त को पसंद करती है। उसने सबसे पहले ये बात माया को बताई। अरे वाह मुस्कान, लड़का तो बहुत खानदानी और पढ़ा लिखा है। तू फिक्र मत कर, मैं मम्मी जी को ऐसे बनाऊंगी कि वो तुरंत शादी के लिए हाँ कर देगी। तू बस उन्हें बुला ले। माया सावित्री जी के पास जाती है, लेकिन उन्हें मनाने के बजाय उनके कान भरती है। मम्मी जी, मुस्कान जिस लड़के को पसंद करती है, मैंने सुना है कि वो लोग सिर्फ हमारी जायदाद के पीछे है, पर मुस्कान अड़ी हुई है। बेमन से ही सही, एक बार उन्हें बुला लीजिए, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। लड़के वाले घर आते हैं। किरण उनके लिए बहुत प्यार से नाश्ता और चाय बनाती है, लेकिन सावित्री जी माया की बातों में आकर उनके साथ बहुत रूखा व्यवहार करती है। सावित्री जी, अगर आपको रिश्ता पसंद है तो हम बात आगे बढ़ाएं। देखते हैं, अभी तो मुस्कान की पढ़ाई भी बाकी है, हमें सोचने का वक्त चाहिए। मेहमानों के जाने के बाद माया मुस्कान के कमरे में जाकर बैठ जाती है और नकली आंसू बहाती है। मुस्कान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मम्मी इतनी जो पत्थर दिल हो सकती है। कमरे के अंदर वो मुझसे कह रही थी कि मैं मुस्कान की शादी इस भिखारी खानदान में कभी नहीं होने दूंगी। मैंने तो बस उसे चुप कराने के लिए इन लोगों को घर बुलाया था, ताकि उसकी बेइज्जती कर सकूं। क्या मम्मी ने ऐसा कहा? उन्होंने मेरी पसंद का तमाशा बनाया। मुस्कान भागती हुई हॉल में आती है जहाँ सावित्री जी बैठी थी। मम्मी, आप इतनी गिर सकती हैं, मैंने सोचा नहीं था। अगर आपको लड़का पसंद नहीं था तो मना कर देती, पर उन्हें घर बुलाकर उनका अपमान क्यों किया? मुस्कान, ये कैसी बदतमीजी है? मैं तेरी माँ हूँ। माँ नहीं, आप सिर्फ एक तानाशाह है। आपको अपनी जिद के आगे किसी का प्यार नहीं दिखता। आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। मुस्कान, अपनी हद में रहे। हद तो आपने पार की है। मैं आज ही घर छोड़कर चली जाऊंगी, पर आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। मुस्कान, शांत हो जाओ। माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तुम गलत समझ रही हो। तुम चुप रहो, तुम तो चाहती हो कि इस घर में आग लगी रहे। मुस्कान अपने कमरे में जाकर दरवाजा पटक लेती है। उसी रात को अचानक दादी सास को दिल का दौरा पड़ा। उनकी सांसें उखड़ने लगी और वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। आवाज सुनकर किरण और वरुण दौड़े। दादी, दादी आंखें खोलो। दादी, माँ, भैया जल्दी आओ। दादी की नब्ज नहीं मिल रही। वरुण, एम्बुलेंस को फोन करो और डॉक्टर को बुलाओ। किरण ने दादी को सीपीआर देना शुरू किया। वो अपनी पूरी ताकत से दादी की छाती को पंप कर रही थी। दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, हिम्मत रखिए। 10 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद दादी ने एक लंबी सांस ली और उनकी आंखें थोड़ी खुली। तभी डॉक्टर पहुंच गए। उन्होंने दादी को चेक किया और इंजेक्शन दिया। किरण जी, अगर आपने सही समय पर सीपीआर नहीं दिया होता तो दादी जी को हम बचा नहीं पाते। आपने कमाल कर दिया।
डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो है ना? जी, अब खतरे से बाहर है, पर शुक्रिया अपनी इस छोटी बहू को कहिए जिसने आज मौत के मुंह से इन्हें खींच लिया। दादी के ठीक होने के बाद मुस्कान की शादी उसकी मर्जी से पक्की हो गई। सावित्री जी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई और खानदानी जेवर एक पोटली में बांधकर माया को संभालने के लिए दे दिए थे। मम्मी जी, मुस्कान की शादी है, घर में मेहमानों को आना जाना लगा है। ये जेवर आप मुझे दे दीजिए, मैं अपनी अलमारी में लॉकर में सुरक्षित रख दूंगी। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, ये संभाल कर रख, इसमें मेरी बेटी की खुशियां हैं। माया जेवर ले लेती है, लेकिन वो उन्हें लॉकर में रखने के बजाय अपने एक निजी बैग में छुपा देती है और खाली पोटली को किरण के कमरे में बेड के नीचे डाल देती है। शादी वाले दिन बारात दरवाजे पर आ चुकी है। जयमाला का समय है। सावित्री जी जेवर लेने माया के पास जाती हैं। माया बेटा, जरा वो पोटली लाना, मुस्कान को जेवर पहनाने हैं। अनर्थ हो गया मम्मी जी, लॉकर खुला पड़ा है और जेवर गायब है। मुझे लगता है, मुझे पक्का यकीन है कि किरण ने ही ये काम किया है। चोर कुलटा, आज मेरी बेटी की बारात दरवाजे पर खड़ी है और तूने उसकी खुशियां लूट ली। कहाँ है जेवर? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं है कि जेवर कहाँ रखे थे। चुप कर, तेरी वजह से आज बारात लौट जाएगी। सावित्री जी सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। तभी किरण अपने मायके से मिले हुए अपने खुद के सारे जेवर लाकर बाहर आती है। माँ जी, ये लीजिए, ये मेरे अपने जेवर हैं, इनसे मुस्कान की शादी करिए, बारात खाली हाथ नहीं लौटेगी। ये तो तूने अपनी जान बचाने के लिए किया है। पहले चोरी करती है, फिर महान बनती है। बस ये शादी हो जाने दे, फिर तुझे और तेरे पति को धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। शादी संपन्न हो जाती है। विदाई के बाद आर्यन को अपनी अलमारी में माया का एक पुराना बैग मिलता है जो वो मायके ले जाने के लिए पैक कर रही थी। वो बैग खोलता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो सबको हॉल में बुलाता है। मम्मी, ये देखिए, जिसे आप हीरा समझती थी उसकी असलियत देखिए। आर्यन सबके सामने वो पोटली और जेवर मेज पर रख देता है। देख लिया माँ, किरण पर इल्जाम आपने लगाया, उसे थप्पड़ मारे, उसे चोर कहा, जबकि असली चोर आपकी ये प्यारी बहू माया है जो हमारी बहन की शादी तोड़कर ये जेवर लेकर भागने वाली थी। माया, ये क्या सच है? नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस सुरक्षित रख रही थी। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है। तुम अपने मायके में फोन करके कह रही थी कि सारा माल समेट लिया है। सावित्री जी की आंखों से पर्दा हट जाता है। वो लपक कर माया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। निकल जा मेरे घर से अभी, और इसी वक्त तूने मेरे घर में आग लगाई, मेरे बेटों को मुझसे दूर किया और मेरी उस बहू को तड़पाया जो साक्षात देवी है। सावित्री जी किरण के पैरों में गिर पड़ती हैं। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे पहचाना नहीं। तूने थप्पड़ खाए, गालियां सुनी, फिर भी इस घर को टूटने नहीं दिया। आज तूने अपनी ननद की शादी बचाकर साबित कर दिया कि तू ही इस घर की असली लक्ष्मी है। माँ जी ऐसा मत कहिए, माँ का हक होता है डांटने का, और मुझे खुशखबरी देनी है, आप दादी बनने वाली हैं। किरण अपने पेट पर हाथ रखती है और मुस्कुराती है। पूरा परिवार खुश होता है और सावित्री जी किरण की आरती उतारती हैं और उसे घर की चाबियां सौंप देती हैं। माया रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। तो आप लोगों की राय क्या है इस बारे में? क्या बेटे की पसंद हर बार घर बिगाड़ने वाली होती है? कमेंट में बताइए।